कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। जैसे भी हमारी क्लास योग शास्त्र की इसकी नोटबुक बना रहे थे, लेक्चर का यहाँ पेज पढ़ रहा है, इसमें शुरू करनी है। सब इरेजर भी है, अगर गलती होगी तो ये जैसे चित्र लिखा है गलत हो गया तो इरेज करके। कौन सी कंपनी का है? एप्पल और भी कंपनीज के आते हैं। अच्छा इसमें लिखते हैं ना। चर्चा हम लोग ये कर रहे थे कि हमारा संसार ये है, अस्तित्व में दो प्रकार की वस्तुएं हैं। सृष्टि से पहले समझ लें मैंने कि एक तरफ पुरुष है और एक तरफ प्रकृति, एक तरफ प्रकृति है। पुरुष के लिए योग दर्शन में जो शब्द अक्सर बोला जाता है वो चिति, चिति कहते हैं, पुरुष भी कह देते हैं, चिति भी कह देते हैं। कई बार इसके लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग है, ज्ञान, जानाति इति ज्ञान। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। इसको प्योर कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, द नोअर। अब प्रकृति है, सृष्टि से पहले ये दो प्रकार की वस्तुएं अस्तित्व रखती थी। सृष्टि कैसे हुई? सृष्टि कैसे हुई इसके पीछे आइडिया क्या है कि इन दोनों में संयोग हो जाता है, संयोग हो जाता है। इसको प्रकृति पुरुष संयोग कहते हैं। ठीक है, अब ये संयोग क्यों होता है, ये बहुत कठिन प्रश्न है। ये एरो इस साइड जाता है, हाँ, एक ही साइड है ये। साइड तो मैं लिख रहा हूँ, ऐसे सम के कहते हैं संयोग होता है, संयोग होता है। प्रकृति और पुरुष में संयोग होता है, और संयोग का कारण क्या है? तो ये सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है। अंत में अन्य भारतीय दर्शनों की तरह कहते हैं अविद्या कारण है, अविद्या। तो अविद्या कृतः संयोगः, संयोग अविद्या के कारण है। उस पर डिटेल में हम बाद में देखते रहेंगे, पर जैसे ही संयोग होता है तो उस समय क्या हो जाता है? प्रकृति अदरवाइज ये परिणामी है, ये अपरिणामी है। हम चर्चा कर रहे थे कि ये नॉन चेंजेबल प्योर कॉन्शियसनेस एंटिटी है, और ये चेंजेबल, इसमें नित्य निरंतर परिणाम होते रहते हैं, नित्य निरंतर परिणाम होते रहते हैं। सृष्टि की स्थिति में जब ये इन दोनों में संबंध नहीं होता है, इन दोनों में जब संयोग नहीं हो रहा होता है, तब भी इसमें परिणाम हो रहे होते हैं, कि इसका स्वभाव परिणाम है। तो किस तरह का परिणाम होता है? सृष्टि से पहले जब प्रकृति है तो अब प्रकृति का स्वभाव है परिणाम होना, तो कैसे परिणाम होगा? तो इसको कहते हैं कि विदिन परिणाम होना। सत्व रजस तमस में परिणाम होता है, उसको कहते हैं सम परिणाम, सम परिणाम। अच्छा, जब संयोग हो जाता है तो एक तरह की खलबली हो जाती है, हाँ? इसको कैओस कह दीजिए आप, और उस कारण परिणाम जो घटित होता है उसको कहते हैं विषम परिणाम। सम परिणाम से सृष्टि नहीं होती है, जैसे ही विषम परिणाम होता है तो इस प्रकृति में वैषम्य आ जाता है, प्रकृति का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये आइडिया है सांख्यों का। जैसे ही इसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है तो उससे पहली सृष्टि क्या होती है, याद है ना? महत कहते हैं।
अब ये चर्चा हम करते चले गए थे, उसके बाद ये सृष्टि विकसित होती चली जाती है। हम विषम परिणाम क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों में संयोग हुआ है। संयोग होने से इसका जो इनर मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और संयोग आपने कहा होता है अविद्या। अविद्या किसमें अविद्या है? विद्या पुरुष में होता है, संस्कार के रूप में होता है। बट इफ इट इज इन स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, तो अविद्या कैसे आई है उसमें? क्योंकि अविद्या भी नित्य है एक तरह से, और अविद्या के जो सृष्टि का जो चक्र है ना, एक होता है प्रवाह नित्य, ऐसा होता है सर। ये जो सृष्टि और प्रलय है ना, उसके संबंध में दो व्यवस्था है कि इसका कोई आदि नहीं है। वेदांत में भी ये माना जाता है सृष्टि का कोई आदि नहीं है। तो सृष्टि हुई नहीं, क्या हुई है, पर कोई सृष्टि पहली सृष्टि नहीं है। ऐसे है जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं ना, तो कौन सा चेयर पहला चेयर है, तो आप कह नहीं सकते हो ना पहला चेयर कौन सा है, बस ऐसे ऐसे है। तो कोई पहला नहीं है, इसलिए वो अनादि सर का है, स्वभाव है अस्तित्व का है। द्वितीय पाद में थोड़ा और डिटेल है। तो ये जैसे वो मोबियस स्ट्रिप होती है जिसका सरफेस भी नहीं पता होता, वो राउंड करके इट कीप्स ऑन, उसको मोबियस स्ट्रिप बोलते हैं। इसका स्टार्टर अनादि अनंत। अनादि अनंत ये सांख्य में भी, योग में भी, वेदांत में भी यही माना जाता है कि पहली सृष्टि कोई नहीं है। वेदांत में तो सर ये कहते हैं ना कि रज्जु है, रज्जु माने रस्सी में भ्रम किसका होता है? सर्प। तो भ्रम रज्जु में और सर्प में सादृश्य है ना। जिसने पहले कभी सर्प को जंगल में देखा है, तो सर्प का संस्कार है ना, प्रोसेस क्या है कि किसी पुरुष ने अरण्य में सर्प को देखा है। उस सर्प को देखने के पश्चात सर्प का संस्कार उसके आत्मा में है, और वो संस्कार संपन्न व्यक्ति जब सर्प जैसी आकृति वाली किसी रज्जु को देखता है तो उसको उस रज्जु के सर्प होने की भ्रांति होती है। तो भ्रांति के लिए क्या आवश्यक है? सादृश्य बोध और सादृश्य का संस्कार। बिना संस्कार के तो भ्रांति हो नहीं सकती। तो ये कहते हैं जगत की भ्रांति कैसे होगी? ब्रह्म में जगत की भ्रांति होगी। तो जगत को कहीं पहले देखा होगा नहीं? सर्प को आपने कहीं देखा था, इसलिए रज्जु में सर्प की भ्रांति हुई। तो जगत को भी कभी जगत का भी अनुभव हुआ हो और उस जगत का अनुभव का संस्कार आपके मानस में हो, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म में जगत का अध्यास हो सकता है। क्योंकि ब्रह्म को असत्य मानते हैं, जगत को असत्य मानते हैं। जैसे कि इसको असत्य मानते हैं, सर्प को असत्य मानते हैं। तो ये है। तो संस्कार की आवश्यकता है ना। तो जगत के संबंध में कैसे कह सकते हैं पहला संस्कार कब हुआ? जगत का भ्रम कभी हुआ? जगत को देखा होगा तब जगत का भ्रम होगा। बोले कि पिछले जन्म में देखा होगा, बोले कि तब कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो उससे पहले जन्म में। बोले सबसे पहले जन्म में तो रहा ही नहीं होगा सर। जगत जब है ही नहीं, जगत जब मिथ्या है, तो मिथ्या जगत का पहला अनुभव आपने कैसे किया होगा? तो वो कहते हैं कि पहली सृष्टि है ही नहीं, पहली सृष्टि है ही नहीं। इस तरह से है, इस तरह से है ना। पहली कोई सृष्टि नहीं है, तो इससे पहले देगा, इससे पहले देगा, ये है। तो ये अनादि कहते हैं। अनादि कहते हैं। और सभी दर्शनों के प्रीसपोजिशन है, उन पर क्वेश्चन नहीं करते हैं। हमने 8 मंत्रों तक कर लिया। हाँ, तो अब मैं इसको आगे ऐसे बढ़ रहे हैं। तो पहला क्या है, देखिए हमने क्या किया था इन 8 में, हमने चित्त के संबंध में विचार किया था, चित्त भूमियों के संबंध में विचार किया था, और चित्त वृत्तियों के संबंध में विचार किया था। तो प्रश्न क्या है, चित्त कहाँ से बना हुआ है? चित्त क्या है अपने आप में? चित्त यहाँ से आया हुआ है। चित्त मटेरियल है, मैटर है, हाँ? क्योंकि कैसे पता चला चित्त मैटर है? क्योंकि चित्त में 3 चीजें दिखती हैं। हाँ, उसमें प्रख्या दिखती है। प्रख्या माने प्रकाश। चित्त के माध्यम से तो हमें ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। जो चित्त में प्रकाशन दिखता है उसको प्रख्या कहते हैं। और चित्त में प्रवृत्ति दिखती है, क्योंकि चित्त जाता है, मूवमेंट दिखता है। तो
मूवमेंट को देख करके तो ये पता लगता है कि ये रजस से बना हुआ है। अच्छा, प्रकाशन को देख करके ये पता लगता है कि ये सत्व से बना हुआ है। और चित्त चूंकि कहीं जाके ठहरता है ना, समाधि में भी तो चित्त ठहरता ही है। तो चित्त ठहरने का स्वभाव किसका है? तमस का है। तो चित्त में इन तीन धर्मों को देखने से ये निर्णीत हो जाता है कि चित्त जिन तत्वों से बना होगा उन तत्वों में ये विशेषताएं होंगी। इस आधार पर चित्त को प्रकृति से निर्मित कहा जाता है। तो चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम, ये वाक्य था। चित्तम ही, ये वाक्य रखने की जरूरत है। चित्तम ही सर ये सूत्र है? हाँ, ये भाष्य का एक अंश है, सूत्र नहीं है। सूत्र की व्याख्या करें, जैसे योग चित्तवृत्ति निरोध है ना, तो चित्त को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चित्त क्या चीज़ है। तो उसके लिए कुछ भाष्य के भी वाक्य जो है दर्शन को समझने के लिए हमें उसका उदाहरण देते रहे। चित्तम ही प्रख्या, एक चीज है प्रख्या किसे कहते हैं? ज्ञान, प्रकाशन। प्रख्या प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? मूवमेंट। प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्, शील किसे कहते हैं? स्वभाव। हाँ, गुण। चित्त में ये स्वभाव है। शील माने स्वभाव। प्रख्या, चित्तम प्रख्याशीलम, चित्तम प्रवृत्तिशीलम, पुनः चित्तम स्थितिशीलम। तस्मात् प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम चित्तम। जो चित्त का धर्म है, शीलत्वात् पंचमी विभक्ति है ना, पंचमी विभक्ति का प्रयोग सर न्याय में हमेशा हेतु उसके लिए किया जाता है, अनुमान के लिए। जैसे पर्वतः वह्निमान धूमात्, पर्वत वह्निमान है, अग्निमान है धूम की वजह से, तो ये हेतु वाक्य है। चित्तम ही त्रिगुणम, मैं भूल गया, चित्तम ही त्रिगुणम। चित्त क्या है? तीन गुणों वाला है। क्यों? चित्तम ही त्रिगुणम, यहाँ कॉमा लगा सकते हैं आप। प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्, चूंकि उसमें प्रख्या दिखती है, चूंकि उसमें प्रवृत्ति दिखती है, चूंकि उसमें स्थिति दिखती है। चित्त के इन स्वभाव को देख करके, चित्त के इन धर्मों को देख करके यह ज्ञात होता है कि चित्त त्रिगुण है। ये सारा अस्तित्व त्रिगुणात्मक है। तो चित्त भी त्रिगुणात्मक, ये भी त्रिगुणात्मक है, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। पुरुष के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का मतलब प्रकृति से निर्मित प्राकृत है, मैटर है, मटेरियल है, ये आइडिया है। तो चित्तम ही त्रिगुणम, यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्, ऐसे पुरुष से अतिरिक्त सभी त्रिगुणात्मक। हाँ, क्योंकि दो ही तरह के अस्तित्व हैं। एक पुरुष है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो निर्गुण है। केवल और केवल पुरुष निर्गुण है, आत्मा निर्गुण है। और बाकी जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सगुण है, क्योंकि वो प्रकृति से आया हुआ। ये बेसिक आइडियाज है। पुरुषेतरम सर्वम त्रिगुणम, पुरुषेतरम सर्वम त्रिगुणम। कुतः? सर्वम त्रिगुणमयायाः प्रकृतेः समागतम। त्रिगुणमयी जो प्रकृति है उसी की प्रादुर्भूतियां हैं सारी की सारी। इस वजह से सब कुछ में त्रैगुण्य दिखता है। इसको वेदांत में माया कह देते हैं कई बार। तो हम चले, पहला सूत्र क्या था? आज सूत्र को रिवाइज करें। अथ योगानुशासनम, ये था। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये योग दर्शन के सूत्र चतुष्टय हैं। इन चार सूत्रों में ही वस्तुतः योग दर्शन समाप्त भी हो सकता है अगर हम समझना चाहें। इसलिए इन चार सूत्रों को बहुत विस्तार में जाकर के पढ़ते हैं। तो अथ योगानुशासनम बोले, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे स्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यहाँ जो तदा शब्द है वो किसका सूचक है? तदा जब चित्त की चित्त वृत्तियों का वृत्ति निरोध का होता है, निरोध होता है। उस स्थिति में तब दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थिति होना। तब दृष्टा को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि दृष्टा
के पास कुछ नहीं है जिसके साथ वो अपना आइडेंटिफिकेशन करे, है ना? अच्छा, अगला सूत्र क्या है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र शब्द का अर्थ है एल्सवेयर। एल्सवेयर माने जब चित्त का निरोध नहीं हो। चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं हुआ, उसको इसलिए कह देते हैं हम, उसको, उस अवस्था को जब हम संसार की अवस्था में रहते हैं उसको अक्सर इस शब्द से कहा जाता है व्युत्थान। व्युत्थान, व्युत्थान। हम समाधि में होते हैं या व्युत्थान की अवस्था में होते हैं। समाधि की अवस्था माने योग की अवस्था या व्युत्थान अवस्था। कई बार ऐसे चित्त को व्युत्थित चित्त कहते हैं। व्युत्थित, इन शब्दों से परिचित कर लेते हैं। व्युत्थित चित्तम माने एक तो समाहितम चित्तम, देख लें, व्युत्थित चित्तम और समाहित। समाहित किसे कहते हैं? जो समाधि में है, समाहित चित्तम, ऐसे समझे। इसका मतलब जब हम संसार की दशा में होते हैं तो हम किस में होते हैं? व्युत्थान में होते हैं, या फिर हम समाधान में होते हैं, समाधि में होते हैं। जब हम व्युत्थान में होते हैं तो किसके साथ आइडेंटिफाइड होते हैं? वृत्ति। वृत्ति माने थॉट्स। वृत्ति माने थॉट्स। थॉट्स कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। ये थॉट्स हैं। थॉट्स में बिना कंटेंट के थॉट होता है? एक होता है थिंकर, एक होता है थॉट, एक होता है कंटेंट ऑफ थॉट। एक होता है विचारक, एक होता है विचार, एक होता है विचार्य, है ना? मैं घट का विचार करता हूँ तो यहाँ विचार का विषय क्या है? घट। और वो जो वृत्ति है वो क्या है? हाँ, वृत्ति। घटक। देखिए, मान लीजिए कि ये पॉट है, ठीक है ना? अब मैंने इसको, ये मेरा विचार है, क्योंकि मेरे विचार का कंटेंट और कंटेनर है ना सर? कंटेनर क्या है? विचार। विचार उसको रखता है ना अपने। घट के विचार में, घट का विचार है, घट शब्द है ना, पॉट का विचार है। तो कंटेंट कौन है? पॉट। और विचार क्या है? कंटेनर है एक तरह से। तो ये जो ऊपर है ज्ञान, ये नीचे है ज्ञान का विषय। तो ज्ञान को ही वृत्ति कहते हैं, ज्ञान को ही वृत्ति कहते हैं। हाँ, माई नॉलेज ऑफ पॉट इज वृत्ति। फिर से देखें, ज्ञान को वृत्ति कहते हैं। कभी जो ज्ञान को thought आता है ultimate ना knowledge उसको- कहते हैं, कभी ज्ञान को वृत्ति कहते हैं। देखिए, ये जो ज्ञान शब्द है ना, दो वेदांत में 2 प्रकार से प्रयोग होता है। एक तो ब्रह्म ही ज्ञान है, उसको कहते हैं स्वरूप ज्ञान। अब आप ऑब्जेक्टिव नॉलेज है ना, उसको कहते हैं वृत्ति। ऑब्जेक्टिव नॉलेज को वृत्ति कहते हैं। उसमें क्या होता है? ड्युअलिटी रहती है। देयर इज ए कंटेंट ऑफ नॉलेज एंड देयर इज नॉलेज एंड देयर इज नोअर। नोअर, नोन एंड नॉलेज नहीं। एक होता है नोअर, एक होता है नोन और एक होता है नॉलेज। फिर से देखिए, नॉलेज जो नोन है वो बाहर है। ये बुक है ना, ये देखिए, अहम पुस्तकम जानामि, है ना? एक तो है पुस्तक, पुस्तक बाहर है। एक पुस्तक का ज्ञान है, अंदर है, और मैं हूँ, है ना? विचार, विचार, विचार्य और विचारक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नोअर और नोन, नोन और नोइंग, नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज नोन को कंटेन करता है ना, है ना? नॉलेज ऑफ पॉट, इसको क्या कहेंगे? नॉलेज है ऑफ पॉट। ड्युअलिटी है ना इसमें, एक पॉट है, एक पॉट का नॉलेज है ना? तो पॉट के ज्ञान को तो आप कहोगे वृत्ति, और ये इसको कंटेंट ऑफ वृत्ति। तो ये नॉलेज है और ये नॉलेज का कंटेंट है, तो इसको वृत्ति कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, चित्त की वृत्ति का मतलब चित्त में होने वाला ज्ञान। और दिस नॉलेज इज अवेलेबल इन 5 फॉर्म्स। क्या क्या? प्रमाण, विपर्य, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, निद्रा, स्मृति। ये 5 थॉट के डिफरेंट आयाम्स हैं, आयाम है। तो ये चित्त वृत्तियां कहते हैं उन 5 को। चित्त भूमियां कौन सी हैं, एक बार और बता दें? क्षिप्त, चित्तम, मूढ़म,
विक्षिप्तम, एकाग्रम और निरुद्धम। निरुद्धम। इसमें से हमने क्या देखा था? पहली 3 भूमियों में विद्यमान समाधि योग नहीं है, अंतिम 2 भूमियों में विद्यमान समाधि योग है। एकाग्र भूमिक समाधि को कौन सा योग कहते हैं रेखा जी? संप्रज्ञात योग। कि देखिए पहली भूमि क्या है? क्षिप्त। क्षिप्त भूमिका समाधि न योग, मूढ़ भूमिका समाधि न योग, विक्षिप्त भूमि कह समाधि न योग, एकाग्र भूमिका समाधि योग, निरुद्ध भूमिका समाधि योग। अब नेचुरली इनमें से बड़ा योग कौन सा है? निरुद्ध है, और उसकी तुलना में छोटा योग संप्रज्ञात योग है। तो संप्रज्ञात योग में समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता है। देखिए संप्रज्ञात योग क्या है? योगा समाधि, हाँ, विद अवेयरनेस। उसमें किसी ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव मैटर। संप्रज्ञात का मतलब होता है कोई वस्तु है जिसमें राजसिक वृत्तियां, तामसिक वृत्ति समाप्त हो गई। सात्विक वृत्ति का मतलब चित्त एक विषय पर जाकर के अटक गया है और उस विषय के साथ कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब चित्त की उस अवस्था में वह विषय क्या हो रहा है? सम्यक रूप से, प्रकृष्ट रूप से ज्ञात हो रहा है, संप्रज्ञात हो रहा है। क्योंकि मैं उस विषय के साथ समग्रतः निमग्न हूँ, और जब उस विषय के साथ समग्रतः निमग्न हूँ तो धीरे धीरे क्या होता है? वो विषय अपना समग्र स्वरूप मुझे रिवील कर देता है। तो उस वस्तु का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं रहता है जो मेरे संज्ञान में ना आए। तो आई बिकम दी, मतलब जिस एक शब्द का प्रयोग ओमनीसाइंट होता है, ओमनीसाइंट कहते हैं उसको, ओमनीसिएंट। तो एक कल्पना क्या, ओमनीसिएंट हो जाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी विषय पर मैं अपने मनस को केंद्रित कर देता हूँ, अगर मेरी निमग्नता उसमें समग्र है तो वस्तु अपने समग्र स्वरूप को मेरे सामने उद्घाटित कर देती है। तो वस्तु अगर समग्र स्वरूप को मेरे सामने उद्घाटित कर दे, उस वस्तु का मुझे समग्र ज्ञान हो जाता है। ये आइडिया है। तो मैं किसी पर भी ध्यान, मैं किसी तारों पर अपने मनस को केंद्रित कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे मुझे तारों का ज्ञान हो जाएगा। मैं किसी दूसरे के चित्त पर अपने मनस को केंद्रित कर देता हूँ, तो उसके मनस का पूरा मुझे पता लग जाएगा। जिस भी विषय पर मैं अपने मनस को केंद्रित कर देता हूँ और उसके साथ कंटिन्यू कर जाता हूँ, तो वो विषय मुझे समग्रतः अवबुद्ध हो जाता है। ये विचार है। इसलिए संप्रज्ञात का सम माने सम्यक रूप से, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, ज्ञात माने नोन। तो ये आइडिया। तो सर सिर्फ उसके ऊपर कंसंट्रेशन करने से आपको उसका पूरा नॉलेज कैसे मिलेगा? देखो मतलब इस पर थोड़ा सा देखते हो तो इसके बारे में एक स्लाइट आइडिया हो जाता है कि नहीं? हाँ। इसी अनुपात में बढ़ते चले जाओ। थोड़ी जब एक बार को देखते ही थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, तो इसके साथ कंटिन्यू करोगे तो धीरे धीरे इसके सभी पक्षों का ज्ञान नहीं होता है। माई नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड ए साइंटिस्ट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंस है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट ही वही है। जो जिसका सब्जेक्ट होता है वो उसके साथ ज़्यादा देर तक ठहरता है। तो वैज्ञानिक से भी ज़्यादा देर तक योगी ठहरता है। इसलिए वैज्ञानिक के सामने वस्तु के कुछ फीचर्स रिवील्ड हो जाते हैं, आम आदमी के सामने वस्तु के फीचर्स। तो इसलिए मेरे शब्द क्या थे? जस्ट अवेयर होता हूँ, आइडिया होता है, स्लाइट आइडिया होता है मुझे। हाँ, संप्रज्ञान नहीं, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन, है ना? अच्छा, और वैज्ञानिक इसके साथ कंटिन्यू करता है। वैज्ञानिक का तो ज्ञान इंफॉर्मेशन क्या फॉर्मेशन है, तो पूरा जानता है ऐसे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो संप्रज्ञात है ना, वो संप्रज्ञात शब्द पर विचार करिए। संप्रज्ञात शब्द में ज्ञात है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, तभी तो ज्ञात है। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो असंप्रज्ञात हो जाता है। चित्त किसी स्थल पर जाकर के टिके और उसमें टिका रहे तो वो संप्रज्ञात है, और ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। चित्त को वो कुशलता हासिल हो जाती है कि बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी ठहर सकता है। ये आइडिया है। चित्त वो निरुद्ध चित्त कहते हैं उसको। निरुद्ध चित्त में कितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं? सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो जब मैं संप्रज्ञात समाधि में होता हूँ तो चित्त अन्य सभी विषयों से हट गया है,
पर एक विषय पर जाकर के टिक गया है, तो उसके साथ टिके रहने के लिए चित्त की एक वृत्ति की आवश्यकता है। तो जब भी चित्त किसी वस्तु के साथ है तो वृत्ति तो है ना, तो वहाँ सात्विकी वृत्ति होती है, राजसिक वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, तामसिक वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, वहाँ सात्विकी वृत्ति होती है। तो जब सारी तामसिक और राजसिक वृत्तियाँ चली जाएं, केवल और केवल सात्विकी वृत्ति बची रहे, उसको तो कहते हैं संप्रज्ञात। परंतु सात्विकी वृत्ति तो अभी भी है ना, तो वृत्ति निरोध अभी समग्र नहीं है। तो समग्र वृत्ति का निरोध कहाँ होता है? निरुद्ध समाधि में समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वास्तविक समाधि हुआ है। उस समाधि में जब चित्त किसी एक विषय के पास जाकर के ठहरा ही नहीं है, तो कोई विषय उसको ज्ञात नहीं होता है। इसलिए समाधि विद अवेयरनेस तो क्या है? संप्रज्ञात। और समाधि विदाउट अवेयरनेस ये असंप्रज्ञात समाधि है। तो ऐसे ही बैठे रहेंगे तो समझ नहीं आएगा। हाँ, मतलब उसका मतलब आप चित्त को ड्रॉप करने वाले हैं ना, चिंता मत करिए, समझ नहीं आएगा। तो आप समाधान की ओर, समझ में आती है चीजें, इसलिए तो समस्या है। हाँ, एक्चुअली क्योंकि जब चीजों की समझ होती है ना, तो आप चीजों में रहते हैं। क्योंकि चीजों की जब समझ रहती है, तो समझ तो विचार को कहते हैं ना सर, तो आप विचार के साथ सारूप्य की अवस्था में रहते हैं। तो नॉलेज सिचुएशन से जब मैं गुजर रहा होता हूँ, तो आई ऑलवेज आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द नॉलेज। इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट माई सेल्फ फ्रॉम द नॉलेज इवेंट्स। तो विचार प्रधान हो जाता है, थॉट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थिंकर वहाँ से। अभी बात यही तो होती है, पूरा वेदांत यही है कि सारे थॉट्स में मुझे घट का ज्ञान हुआ, मुझे पट का ज्ञान हुआ, मुझे पुस्तक का ज्ञान होगा, उन सब में घट भी है, ज्ञान भी है, पर उन सब में मैं भी हूँ। तो प्रतिबोध विदित एक शब्द है, प्रतिबोध विदित। प्रतिबोध माने प्रत्येक ज्ञान में जो उपलब्ध होता है, जो प्रेजेंट होता है, बिना आत्मा की उपस्थिति के ज्ञान की घटनाएं नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक ज्ञान में आत्मा जरूर रहता है, परंतु उस आत्मा को उन नॉलेज इवेंट से अलग करके देखना आना चाहिए। हाँ, माई नॉलेज जब मैं कहता हूँ तो आई एम अवेलेबल, हाँ मैं होता हूँ, उसमें नॉलेज होता है, परंतु नॉलेज अपने आप तो नहीं हो सकता। नॉलेज कहाँ रहता है? नोअर में रहता है। तो नोअर को नॉलेज से और नोन से अलग करके देखना आ जाए, तो मुझे अपना स्वरूप दृष्टा समझ में आ जाए। साक्ष्य भाव। साक्षी भाव। उसका ज्ञान ही नहीं रहता है। उसके बाद तो ज्ञान ही नहीं रहता है। जब उसके बाद ज्ञान नहीं रहता, ये समाधान है। मैं ज्ञान हो जाता हूँ, मैं अवेयरनेस हो जाता हूँ, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हो जाता हूँ। तो जब ज्ञान नहीं रहता है तो मैं रहता हूँ, आइडिया है ना। क्योंकि ज्ञान से मैंने अपने आप को अलग कर लिया। मैं ज्ञान की अवस्था में भी था, पर वहाँ घुला मिला था। मैं अपने आप को अलग करके नहीं देख पा रहा था। सोच लीजिए ना, कभी भी ज्ञान, जब कोई भी ज्ञान होता है तो आप उसमें होते हो, तो उस विचार होता है, विचारी होता है, विचारक होता है। तो विचार और विचार्य से विचारक को अलग करके देख लीजिए, और हर ज्ञान के साथ ऐसा करके देख लीजिए। क्योंकि विचार बदलते रहते हैं, विचार्य बदलता रहता है, विचारक कंटिन्यू करता है। जो प्रत्येक विचार में कंटिन्यू कर रहा है ना, शिफ्ट कर रहा है ना, एक विचार से दूसरे विचार में शिफ्ट कर रहा है, तो शिफ्ट कौन कर रहा है? इसका मतलब विचार से अलग व्यक्तित्व है उसका, तभी तो वो शिफ्ट कर पा रहा है। तो जो शिफ्ट करने वाला है, उसको उसके नितांत निजी व्यक्तित्व को समझना ही मोक्ष की अवस्था है। तो मैं जान सकता हूँ कि मैं इन सब से अलग हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या विचार के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। तो कह रहा हूँ ना मैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र व्युत्थान की अवस्था में जब समाधान की अवस्था नहीं रहती है, तो मैं किसके साथ आइडेंटिफाई कर रहता हूँ अपने आप के साथ? थॉट्स के साथ। I become myself thought. So I have to develop an art to distinguish myself from the thought events, from the thought episodes, because I always confuse the thoughts episodes to be myself. ऐसा आइडिया होता है। परंतु थॉट में उपलब्ध के रूप में अगर मैं जानूंगा तो मैं अपने को जानूंगा। ये थॉट्स के आने से पहले भी मैं हूँ, थॉट्स के जाने के बाद भी मैं रहूँगा। तो मैं परमानेंट हूँ, थॉट्स आते हैं जाते हैं। हाँ, तो थॉट्स के साथ मैं अपने आप को आइडेंटिफाई ना करूँ।
अदरवाइज सब कुछ तो थॉट्स ही हैं। आप हैं और आपके थॉट्स हैं, थॉट्स में ही संसार है। इसलिए थॉट्स पर ऑब्जर्व कीजिए थॉट्स को, तब आप पाएंगे कि इन एवरी एपिसोड ऑफ थॉट यू आर अवेलेबल। सो डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम द थॉट इवेंट्स एंड देन ट्राई टू एनालाइज द इनर पर्सोना ऑफ योरसेल्फ। तो आप क्या पाओगे? निर्गुण हो। थॉट तो एक सगुण अवस्था है, ऐसी ये मतलब ये कहा जाता है। अभी इसको हम करते जाएंगे तो अब हमारे पास एक अच्छी ग्राउंडिंग हो गई हम लोगों की। तो चित्त भूमि की ये सब अवस्थाएं थी। तो 4 सूत्र जो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र है ना, ये है ना वृत्ति सारूप्यम, इसको समझने के लिए कह रहा था। सारूप्य माने स्वरूप, स्वरूपता से सारूपता माने आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से सारूप्य कहते हैं सर तादात्म्य को, तादात्म्य को अंग्रेजी में आइडेंटिटी कह देते हैं, अभेद कह देते हैं। अभेद मैंने आपको बताया ना, एक है ज्ञेय, एक है ज्ञान और एक है ज्ञाता। ये तीनों अलग अलग हैं कि नहीं? तो ज्ञेय और ज्ञान से अपने आप को भिन्न समझ लीजिए। नहीं तो क्या होता है कि मैं किसके साथ सारूप्य कर देता हूँ? वृत्ति माने थॉट, ज्ञान, ज्ञान, वृत्ति माने ज्ञान। तो ज्ञान के साथ अपना तादात्म्य मैं समझता हूँ और मैं अपने स्वरूप को विस्मृत कर बैठता हूँ। सारे दुख वहीं से आरंभ होते हैं। या मेरा बेटा है, ये भी तो एक थॉट है। हाँ, ये मेरी धन संपत्ति है, ये भी तो थॉट है। मैं ये हूँ, शरीर ही मैं हूँ, ये थॉट के अलावा और क्या है क्या? सर कुछ लेकिन शब्द मिसिंग है ज्ञान के साथ। ये तो समझ आ रहा है ये मेरा बेटा है, ये ज्ञान है, इसमें तो किसी तरह की कोई वो डाउट नहीं है, बिल्कुल 100% करेक्ट है जी। लेकिन जो ये जो तो संसारिक ज्ञान है ना, सांसारिक ज्ञान कोई तो वृत्ति ज्ञान है ना। देखो सांसारिक ज्ञान होता है, एक अलौकिक ज्ञान होता है। अलौकिक ज्ञान तो पुरुष ही है। अच्छा आप शब्द जोड़े वृत्ति ज्ञान और वृत्ति ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। वृत्ति ज्ञान सांसारिक ज्ञान है और स्वरूप ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान है, देखिए, जो- अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है, ब्रह्म ही ज्ञान वो है। ब्रह्म ही ब्रह्म को क्या कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म स्वयं सत्य है, ज्ञान है, वही इसी ज्ञान है। परंतु वो कौन सा ज्ञान है? जो ज्ञान उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है, वो ज्ञान नहीं है ज्ञान ना। नहीं है। जैसे मुझे घट का ज्ञान है, इसका बिगिनिंग पॉइंट है ना और इसका एंड पॉइंट भी है। तो वो अनंत शब्द देख रहे हैं ना आप, तो सत्य है, ज्ञान है और अनंत है, तीनों विशेषण है किसका? ब्रह्म का। तो अनंत शब्द की विद्यमानता आपको बताती है ना कि ये जो ज्ञान है, जो लौकिक ज्ञान है, जो थॉट्स हैं, ये तो अनंत है नहीं, इसलिए वह ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। इस पर हम और भी चर्चा करते रहेंगे। विषय क्या था? विषय ये था कि जब मैं समाधि या योग में होता हूँ तो 2 स्थितियाँ होती हैं। जब मैं संप्रज्ञात समाधि में होता हूँ तो ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से जानता हूँ, ठीक है। जब मैं संप्रज्ञात समाधि में होता हूँ तो जो मेरी संप्रज्ञात समाधि का कंटेंट है, जहाँ जिस विषय पर जाकर के मैं ठहर गया हूँ, उस विषय का समग्र ज्ञान होता है। आत्मज्ञान नहीं होता है, देखिएगा अभी आत्मज्ञान की बात नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन है। अच्छा, जब मेडिटेशन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो चित्त पूरी तरह से निरुद्ध हो जाता है। चित्त के निरोध की उस अवस्था में क्या हो जाता है? मुझे अपना ज्ञान हो जाता है। ये आइडिया। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो वृत्ति सारूप्य होता है संसार की दशा में, समाधि की दशा में आत्म सारूप्य होता है। सिंपल सी बात है। सर असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? संप्रज्ञात किसे कहते हैं? सम्यक रूप से, प्रकृष्ट रूप से किसी वस्तु को जान रहे होते हो। असंप्रज्ञात समाधि में वस्तु होती ही नहीं है। तो उस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि, वो अवेयरनेस नहीं होता, उसमें स्टिल होता है। स्टिलनेस का कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा। बस स्टिलनेस का होता है कि मतलब मैं कुछ नहीं जान रहा होता हूँ, मैं एक तरह से अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया हूँ, ऐसा। लेकिन आत्मस्थित हो जाता हूँ मैं। जो संप्रज्ञात समाधि के विषय में बताना कि एक ऑब्जेक्ट को जान गया, उसके विषय में पूर्ण ज्ञान होता है। तो सर अगर मैं बोलूं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ तो मैं उसी पे स्टिल हूँ, तो फिर
कृष्ण, मेरे को कृष्ण का पूरा ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वो कृष्ण को जो मुझे ज्ञान होगा, जो पुस्तकों से पढ़ा होगा या मंत्रों से पढ़ा होगा, मे भी वो ज्ञान हो, और वो हो सकता है कि ठीक करेक्ट नहीं हो, 100% ठीक नहीं हो, या एक ही पक्ष का ज्ञान हो, राम का ज्ञान नहीं हो। हाँ बिल्कुल तो सही लेकिन कह रहे कहा गया इसको समाधि। हैं। जिस विषय पर अपने मनस को केंद्रित कर देते हैं उस विषय का ज्ञान समग्रतः हो जाता है। समग्र तो वो विषय क्या हो सकता है इसके बारे में आगे चर्चा आएगी। ठीक। तो इसका एक और प्रश्न, जैसे मैं कुछ पढ़ाई अभी पढ़ रहा हूँ आपसे, आप पढ़ा रहे हैं और मेरा पूरा अवेयरनेस आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर टिकी हुई है, तो वुड दैट बी अ काइंड ऑफ ए समाधि? क्यों नहीं, एक अधिक कंसंट्रेशन में रहता है, उसका काइंड ऑफ समाधि इसलिए कह सकते हैं कि अगर उसके बीच में कोई दूसरा थॉट ना आए तभी वो समाधि है। समाधि मतलब आप की कौन व्युत्पत्ति क्या होती है? समाधि सम्यक रूप से आहित हो जाना, किसी में टिक जाना, उसको समाधि कहते हैं। आदि में ही धातु, धा ये धा धातु, देखिए सम है, हाँ सम जमा धा धातु है, हाँ सम है, आंग भी है, सम जमा आ जमा आंग आंग उपसर्ग है ना, हाँ जी, और एक दुधाय धारण्य धातु है धा, उससे एक प्रत्यय होता है की, हाँ की का ई बचता है, तो समाधि है, संधि जैसे होती है ना, तो ये समाधि है, सम्यक रूप से आसमंतात धारण करना समाधि। हाँ मैं आगे बढ़ूं, बिल्कुल अगर विषय स्पष्ट हुआ हो तो। कुल मिलाकर के दो स्थितियां समाधि की होती हैं। एक स्थिति वो समाधि है जिसमें विषय का ज्ञान समग्रतः हमें होता है क्योंकि हम विषय पर टिके हुए होते हैं, और दूसरी स्थिति क्या होती है, विषय नहीं होता है, तो चित्त की वृत्तियां समाप्त जब होती हैं तो उसमें कोई विषय नहीं होता है, तब हम किसको जान रहे होते हैं, आत्मा को, अपने स्वरूप को। ये संसारिक विषय क्या, कोई भी विषय नहीं होता, कोई भी विषय नहीं, कोई भी विषय नहीं। कोई भी विषय नहीं होता है। अभी समाधि में और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है उसकी चर्चा तो शून्यता की स्थिति होती है। शून्यता की स्थिति होती है, वो एक तरह से मोक्ष जैसी अवस्था होती है, पर चूंकि हम कुछ अवधि के लिए वहाँ होते हैं, वापस लौट आते हैं, जिससे हम वापस लौटते हैं ना, वो समाधि है। समाधि के पश्चात अगर मुक्ति की दशा हो जाती है तो फिर हो जाती है। जैसे भाव समाधि में रामकृष्ण परमहंस चले जाते थे बीच बीच में, कहते हैं बिल्कुल स्टिल हो जाते थे, कि फोटोग्राफ्स भी है कुछ, बिल्कुल स्टिल ऐसे ऐसे कहा। तो वो तो सर उनकी फिर संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि वो तो काली को इमेजिन करते थे, वो तो विषय हो गया ना उनके पास, तो वो कोई निर्गुण वैसा थोड़ी था। सकल विषय के विषय में आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहते थे, एक बार और बताई थी मैंने कि विवेकानंद कहते थे कि मैं काली माता पर अपने ध्यान को केंद्रित कर देता हूँ। उद्देश्य क्या है, काली माता का ज्ञान उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। तो काली माता ही डिस्टर्ब करने लग जाएगी, एक समय में समाधि समस्या हो जाएगी। तो समाधि माने विचार, समाधि भी तो एक तरह का वो है, तो समाधि को भी ड्रॉप करना है, ऐसा कहा जाता है। अभी ये प्रसंग आएगा विशेष रूप से संप्रज्ञात समाधि का ना दोषी जी, विशेष रूप से संप्रज्ञात समाधि के ग्रेडेशंस हैं। मैं किस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। एक तो ये होता है कि जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं, सामने वृक्ष पर आप मनस को केंद्रित कर दीजिए तो किसका ज्ञान होगा आपको, एक समय के पश्चात वृक्ष का ज्ञान होगा। तो ग्रॉस एलिमेंट्स के अलावा ये जो ग्रॉस एलिमेंट्स किन से बने हैं, सृष्टि की प्रक्रिया में तन्मात्रा की बात होती है, इसलिए योग दर्शन को पढ़ने के लिए एक चार्ट रखना चाहिए हमेशा कि सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया क्या है, क्योंकि सांख्य के अनुसार कितने तत्व हैं, 25 तत्व, 25 और 26वां ईश्वर है ना, 25 तत्व है। वो आपके पास अगर चार्ट हो ना, तो मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है इस पर डिपेंड करता है कि संप्रज्ञात समाधि के 4 स्तर हैं। एक वितर्कानुगत, अभी हम पढ़ेंगे वितर्कानुगत, एक है विचारानुगत, एक है आनंदानुगत, एक है अस्मितानुगत। अभी हम इसको विषय आज लेने वाले हैं। ये 4 स्तर हैं। 4 स्तर किस आधार पर, क्योंकि मेडिटेशन जिस ऑब्जेक्ट पर किया जाना है वो ऑब्जेक्ट अलग अलग है। स्थूल से हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अगर सूक्ष्म विषय मेरे ध्यान का विषय है तो मेरी समाधि और सूक्ष्म होती चली जाती है। तो सबसे स्थूल समाधि क्या है, वितर्कानुगत समाधि, और उसके बाद विचारानुगत समाधि, उसके बाद आनंदानुगत समाधि,
और उसके बाद अस्मिता। अस्मितानुगत समाधि। फिर इनमें भी ग्रेडेशंस होते हैं, उसको हम समाधि बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हमारा स्कीम क्या है उसको जानने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 4 सूत्र हो गए ना, दूसरा और चौथा सूत्र, तीसरा और चौथा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले मेरे साथ, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतर। ठीक है मैडम। वृत्तियां कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? प्रमाण, प्रमाण, विकल्प, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, संशय। इन वृत्तियों को कभी कहते हैं क्लिष्ट होती है, कभी कहते हैं अक्लिष्ट। क्लिष्ट किसे कहते हैं? जो क्लेश से युक्त होते हैं। अक्लिष्ट किसे कहते हैं? जो क्लेश से युक्त नहीं होते। तो क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये भी हम जान चुके थे। अब प्रश्न क्या है कि इन वृत्तियों का निरोध, शत्रु को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब शत्रुओं को पकड़ना है, तो उपाय क्या है? उपाय क्या है? एक हाथ बताओ, सूत्र बताओ। नहीं, अभ्यास अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अब हमें चूंकि ये कहा गया कि एक एक सूत्र को लेकर के यहाँ उन सूत्रों को स्पष्ट करना है। अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। मैं थोड़ी संधि विच्छेद कर दूं, स्वयं आप ही बताते रहिएगा। तत्निरोध, तत्निरोधः। तत् माने मैडम? तस्य, उसका, तस्य, तस्य कस्य? तस्य नहीं, उसका निरोध, वह, नहीं तस्य तो नहीं है, ठीक, तस्याः, वृत्ति, वृत्त्यर्थम तस्या, तस्या या तासाम, तासाम निरोधः। तो तन्निरोधः, तत् प्लस निरोध। उनका निरोध कैसे होता है? किस किस से होता है? अभ्यास एंड वैराग्य। अब देखिए ये अजय जी, ये भ्याम शब्द है ना, रूप याद है ना? बालका, बहुवचन बालको, में आएगा। नहीं बहुवचन नहीं, द्विवचन। द्विवचन, हाँ, बालक ये शब्द का रूप बहुवचन। चलाएं, बालक शब्द का। बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बाल। बालकाभ्याम। और जो थर्ड केस है वो किसको बताता है? करण, इंस्ट्रूमेंटालिटी। करण, बाय द मीन्स ऑफ, बाय द मीन्स ऑफ के द्वारा है ना, करण कहते हैं इसको। तृतीया विभक्ति करण है ना। तो ये जो भ्याम किसको बताता है? बाय द मीन्स ऑफ अभ्यास एंड वैराग्य। तो इसका मतलब होता है कि दी क्या कहते हैं निरोध को? दी कंट्रोल, क्या कहते हैं? स्टॉपेज या Succession. हाँ? अच्छा ऑफ दी वृत्तिज आर अचीव बाय द मीन्स ऑफ अभ्यास एंड वैराग्य। इस सूत्र से अर्थ निकल रहा है ना? भ्याम, हम पूजा जी संस्कृत इतनी है ना, भ्याम इंस्ट्रूमेंटालिटी है ना, बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। एक साथ जोड़ सर अगर सकते सीधा सा अर्थ करें कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम उसका निरोध कर सकते हैं। हाँ, आपने सीधा से कर, मैं भी सीधा ही कर रहा था। और मैं साथ साथ संस्कृत भी सिखा संस्कृत रहा वाली नहीं हूँ ना, था। sorry. संस्कृत भी सिखा रहा था। Sorry. क्योंकि ना ये कहा जाता है कि एक तो होता है कि सूत्रों से ही समझ लें, हम इसको व्याख्या करेंगे ना। अभी आप तो अपने डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे ना, तो ये भी बताइएगा ना संस्कृत का प्रचार कैसे होगा। ठीक है सर। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ये बात थी ना। अगर भ्याम हटा देंगे तो निरोध ही नहीं होगा। हाँ सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, you have a point. गीता का श्लोक सबको याद आता होगा। जी। अभ्यास से असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन पूछते हैं कि बहुत कठिन है मन को कंट्रोल करना। आप बार बार मन को कंट्रोल करने का उपदेश दे रहे हैं, कैसे करें? तो सुनने वाला जो है ना हिंसक हो जाता है, कैसे करें, पॉसिबल कहाँ है? तो वो कह रहे हैं कि असंशयम महाबाहु। असंशयम माने प्रॉब्लम तो है, पर तुम कौन हो? महाबाहु हो। ये भी तो देखो,
संबोधन में समाधान है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय। और तुम कुंती पुत्र भी हो, महाबाहु भी हो, कुंती पुत्र भी हो, तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, आम आदमी के लिए असंभव हो सकता है। तो असंशयम महाबाहो, ये इसकी बात होती है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इसको हम थोड़ा सा उसके साथ समझने की कोशिश करें। तो इससे पहले कि हम इस पर विस्तार, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है? अभ्यास इज प्रैक्टिस, वैराग्य इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट वुड बी व्हाट, नॉन इन्वॉल्वमेंट इन द, एक तरह से वो भ्रष्ट का भाव से, जो वो In the साक्षी worldly भाव, affairs. साक्षी भाव जैसे कोई अपने आप को बिना भावनात्मक तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं करना, बिना लिप्त हुए। बिना लिप्त हुए। आज क्या बोलते हैं, आसक्ति रहित होकर, क्या अनासक्त। अनासक्त। Everything is properly defined in the sutras themselves. तो अब हम उन सूत्रों को कई सारे सूत्र ले लेंगे ताकि हमें अगला हमारा प्रोग्राम क्या है इसका बोध हो जाए। देखिए 12वां सूत्र तो निकाल लिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। सर आपके पास बुक है? नहीं भी हो तो चलेगा, अब ये इसको निकाल लीजिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास किसे कहते हैं? प्रैक्टिस, बार बार करना एक ही चीज को, अब दोहराना। देखिए, दोहराना। अब ये तो पहले तो ये है कि मेथड्स ऑफ रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रेन शब्द है ना, मेथड्स ऑफ रिस्ट्रेनिंग दी मेंटल मूवमेंट्स। चित्तवृत्ति का अर्थ क्या है? मेंटल मूवमेंट्स। तो एक अभ्यास है, एक वैराग्य। अब हम इसको अभ्यास कर समझते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, तत्र। तत्र मान, वहाँ तत्र शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो इन दोनों में से, तत्र शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? इन दोनों में से। इन दोनों में से। अभी एक शब्द आपने सुना होगा, स्थिति। स्थिति शब्द सुना है ना? इसका सप्तमी के एक वचन में क्या रूप हो जाता है? स्थितौ। स्थितौ का अर्थ क्या हो गया? सप्तमी। स्थिति में। स्थिति में। यत्नः सूत्र है, यत्नो अभ्यासः। अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, इन दोनों को परिभाषित किया जा रहा है। तत्र माने इन दोनों में से, स्थिति में यत्न को अभ्यास कहते हैं। देखिए, स्थिति में यत्न को अभ्यास कहते हैं। देखिए, अभ्यास किसे कहते हैं? मेरे साथ बोलें। स्थिति में यत्न करने को अभ्यास कहते हैं। अब ये स्थिति भी पारिभाषिक है। स्थिति किसे कहते हैं? एक है जो चित्त वृत्ति रहित हो जाता है, उसको अवृत्तिक चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अवृत्तिक चित्त। तो चित्तस्य अवृत्तिकस्य, वृत्ति रहित जो चित्त है ना, उसकी जो प्रशांत वाहिता है। प्रशांत वाहिता एक बहुत प्यारा सा शब्द है, इसको देखिए। चित्तस्य, ये भाष्य की पंक्ति है। चित्तस्य का अर्थ क्या है तोषी जी? चित्त का। चित्त का। कीदृशस्य चित्तस्य? अविकृत। अवृत्तिकस्य। अवृत्तिकस्य क्या है पूजा जी? अवृत्तिकस्य माने वृत्ति रहितस्य। वृत्ति ना हो। चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता। प्रशांत वाहिता, उसको क्या कह देते हैं? स्थिति कह देते हैं। चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति।
समुद्र को देखा है ना? प्रशांत मतलब अत्यंत शांत। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ समुद्र है ना, समुद्र कहीं कहीं तो ज्वालाओं को लेके आता है और बीच में समुद्र बिल्कुल स्टिल रहता है ना। समुद्र की तरंगें, कभी कभी समुद्र पूरी तरह से निस्तरंग होता है। निस्तरंग, समुद्र की तरंगें बिल्कुल शांत होंगे, ऐसे समुद्र को क्या कहोगे? निस्तरंग समुद्र। समुद्र की प्रशांत वाहिता तो देखो बिल्कुल निस्तरंग है, कोई मूवमेंट नहीं है। उस स्थिति को तो जब चित्त आवृत्तिक हो जाता है, उसकी प्रशांत वाहिता की स्थिति में, प्रशांत, उसकी जो प्रशांत वाहिता है, शांत बना रहना है, शांत रूप से बहना है, बिल्कुल उसमें कोई कोलाहल ना हो, उसको स्थिति कहते हैं कि भाई समुद्र इस समय स्थिति में है। तो आवृत्ति कस्य, तो यहाँ तो वृत्ति समाप्त हो गई है, तो ये तो दूसरी वाली मतलब एक तरीके से दूसरी वाली समाधि हो गई जो असंप्रज्ञात समाधि की बात हो गई है ना। वही तो देखिए ना, वो अभी आप प्रारंभ कर रहे हो, चित्त को कंट्रोल कर रहे हो ना, चित्त को आवृत्ति कर लिया आपने, वृत्ति रहित कर लिया। अब आवृत्ति का भी अर्थ क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन है तो राजसिक और तामसिक वृत्तियां तो समाप्त हो गई ना, सात्विक वृत्तियां और भी समाप्त हो गई हैं, केवल एक विषयक सात्विक वृत्ति है तो ऑलमोस्ट अवृत्तिक है। और वैसे तो उसका लक्ष्य तो वैसे भी असंप्रज्ञात समाधि है। चित्त का स्टिल हो जाना, कोई थॉट्स नहीं, हाँ, चित्त का एक स्थल पर बिल्कुल निस्तरंग स्थिर हो जाना, उसको क्या कह देते हैं? स्थिति। तो इस सूत्र ने कहा था कि स्थिति में यत्न करने को क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। और स्थिति क्या है? चित्त का स्टिल हो जाना, प्रशांत वाहिता। चित्तस्य आवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता। प्रशांत वाहिता का मतलब शांत बहना, कुल मिलाकर शांत रूप से उपस्थित होना। क्या वो एक उन्होंने गाया है ना कि जो डूब ना हो तो कुछ इस तरह से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न चले। पाकिस्तानी उन्होंने गाया, जो डूब ना हो तो कुछ इस तरह से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न चले। हाँ, समुद्र की एक स्थिति होती है जब ज्वालाओं के साथ समुद्र जो है कोलाहल करता है, एक स्थिति होती है जब समुद्र बिल्कुल निस्तरंग होता है, प्रशांत वाहिता की स्थिति में रहता है। समुद्र की वह प्रशांत वाहिता टेक्निकली क्या कहलाएगी? स्थिति। जिस तरह से समुद्र में प्रशांत वाहिता हो सकती है, उसी तरह से मनस में भी प्रशांत वाहिता हो सकती है। उस प्रशांत वाहिता की स्थिति को प्राप्त करना, टू अचीव दैट स्टेट, उसको क्या कहते थे? स्थिति। तो प्रशांत वाहिता ही स्थिति है, ठीक है? प्रशांत वाहिता ही स्थिति है। उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करना क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। वरना तो हमको भाष्य चाहिए, भाष्य में थोड़ा देखिए, चित्तस्य आवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति तदर्थः, इसके लिए यत्नः, वीर्यम, उत्साह, उसको कहते हैं यत्न, ठीक है? प्रयास, उसको अभ्यास कहते हैं। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे साधनों का, योगांगों का अभ्यास करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, वही साधनों का ही तो अभ्यास है। तो अभ्यास का मतलब होता है यम नियम आदि का प्रैक्टिस करना। उससे चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। आगे हम धीरे धीरे इस पर और विस्तार से जाएंगे। कुल मिलाकर के चित्त की वृत्तियों के निरोध का पहला उपाय क्या है? अभ्यास। अभ्यास किसे कहते हैं? बताएं। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है ना। ये तो टूल्स हैं, ठीक है ना, माइंड कंट्रोल के ये टूल्स हैं। अब इसमें एक बहुत प्यारा सा एक प्रसंग है। उन्होंने कल्पना की है कि चित्त एक नदी है। चित्त नदी नाम इयम उभयतो गामिनी। चित्त एक नदी है, उपमा है। चित्त एक नदी है और ये उभयतो गामिनी है, कल्याण मार्ग की ओर भी प्रवाहित हो सकती है और पाप मार्ग की ओर भी प्रवाहित हो सकती है। चित्त का स्वभाव है। चित्त नदी नाम इयम उभयतो गामिनी, ठीक है ना। बहती कल्याणाय, बहती माने बहती है, कल्याणाय, कल्याण के लिए, और बहती पापाय, ठीक है।
जो कैवल्य है, कैवल्य किसे कहते हैं? केवल केवल का भाव, वो क्या होता है? मोक्ष। अगर यह चित्त नदी है, ये चित्त नदी है, देखिए अब ये प्रवाहित हो सकती है। इस नदी की विशेषता है ये इधर की ओर भी प्रवाहित होती है जैसे बाकी सारी नदियां होती हैं, और ये इधर की ओर भी प्रवाहित हो सकती है। इधर है कैवल्य, मोक्ष, है ना, इधर है कैवल्य और इधर है संसार। तो चित्त नदी नाम इयम, इयम यह उभयतो गामिनी, उभयतः किसे कहते हैं? दोनों तरफ चलने वाली है, बहने वाली है। उभयतो गामिनी, बहति पापाय और बहति कल्याणाय बहति पापाय च। उनमें से जो कैवल्य प्राक भारा, जो कैवल्य की ओर बहने वाली जो है वृत्ति नदी, और विवेक विषय निम्ना सा कल्याणा वह, कल्याण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जो कैवल्य की ओर प्रवाहित हो या विवेक की ओर प्रवाहित हो। एक तो मैडम मोक्ष है और विवेक है। विवेक होगा तभी तो मोक्ष होगा, जो या तो आपको विवेक की ओर ले जाए या मोक्ष की ओर ले जाए। उसको क्या कह देते हैं? एक तो चित्त की है, यह प्रवाहित है। अच्छा, दूसरी क्या है? उसको संसार की ओर ले जाए, तो संसार की ओर ले जाए तो पाप की ओर ले जाएगा, इधर की ओर ले जाएगा तो कल्याण की ओर ले जाएगा। अब ऐसे में चित्त नदी क्या, ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? वो कल्याण की ओर ही भी प्रवाहित हो सकता है और पाप की ओर भी प्रवाहित हो सकता है। ऐसे में वैराग्य का तो कार्य यह है कि वो पाप की ओर जाने के स्रोत को रोक दे, और अभ्यास का कार्य है कि उसको पुण्य की ओर या कैवल्य की ओर प्रवाहित कर दे। एक एक को एक एक रोल दिया गया है। ठीक है, देखिए कि वैराग्य के द्वारा विषयों की ओर चित्त वृत्तियों की जो सहज उन्मुखता है उसको रोक दिया जाता है। वैराग्य का क्या काम है? चित्त वृत्तियों का सहज उन्मुखता किस तरफ है? संसार की ओर। चित्त वृत्ति हमेशा इस ओर बहना चाहिए। तो वैराग्य का कार्य है क्या? सांसारिक वस्तुओं को देखा गया, देखने के बाद अंततः सांसारिक सारी वस्तुओं को दुखमय पाया गया, तो उन वस्तुओं के प्रति विरक्ति हुई। तो वैराग्य क्या कहेगा? इधर आओगे तो फिर से उसी इधर आओगे, वैराग्य ये कहेगा ना सर। अंदर ही आ रहे हैं। क्या है? गिलहरी है। कोई बात नहीं, कोई पढ़ने आई होगी। हाँ? तो वैराग्य का क्या कार्य है? इधर की ओर प्रवाहित होने से इसको रोक दे, इसके स्रोत को इधर से एक तरह से डैम, जैसे डैम कर देते हैं ना, तो वैराग्य तो इसको डैम का काम करेगा। सर आप ऐसे डे टू डे एग्जाम्पल में बताओ। डैम डे टू डे का एग्जाम्पल नहीं मतलब ये जो है ना कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल वैराग्य के द्वारा चित्त को संसार की ओर। देखिए चित्त क्या करता है कि रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनकी ओर भागता है ना। अच्छा, व्यक्ति ने जब इन संसार की वस्तुओं का अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण कर लिया है तो क्या पाया है? ये दुखमय है। तो तभी तो इनकी दुखमयता का ज्ञान अगर होगा तभी तो इनके प्रति राग समाप्त होगा। तो वैराग्य क्या बोलेगा? इधर आओगे तो बार बार तुम देख चुके होता क्या है। तो वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का जो स्रोत है इसको बांध दिया जाता है। एक तो एक तरह से उपमा है, मतलब कुल मिलाकर के वैराग्य चित्त को विषयों तक जाने से रोकता है। वैराग्य का ये काम है। चित्त की जो बहिर्मुख वृत्तिता है उसको रोकने का कार्य किसने किया? वैराग्य ने किया। चित्त को अंतर्मुख करने का कार्य किसने किया? अभ्यास। सिंपल सी बात है। अभ्यासः चित्तम अंतर्मुखम करोति, वैराग्यम चित्तम चित्तस्य बहिर्मुखताम अवरुणद्धि। ये आइडिया है। अच्छा, अब उसके बाद हम चले थे स्थिति को जानने के लिए। स्थिति क्या है?
निर्वृत्तिक जो चित्त है उसका प्रशांत अवस्था में बना रहना, उसको टेक्निकली क्या कह देते हैं? स्थिति कह देते हैं। स्थिति का अर्थ क्या है? चित्त का प्रशांत अवस्था में बने रहना, उसको स्थिति कहते हैं। उस स्थिति को उपलब्ध करने के लिए जो यत्न किया जाता है उसको क्या कह देते हैं? अभ्यास कह देते हैं। और यत्न किस रूप में किया जाएगा? अभ्यास किस रूप में किया जाएगा? योगांगों का अनुष्ठान करने के लिए। योगांग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनका ही तो अभ्यास करना। अभ्यास माने इनका अभ्यास करना है। यही तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। मैं एक संस्कृत की लाइन पढ़ रहा हूँ, अगर कठिन लगे तो बताइएगा। चित्तस्य आवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थितिः। क्लियर? तदर्थः प्रयत्नः, प्रयत्न का मतलब वीर्य, प्रयत्न का माने उत्साह, उसको प्रयत्न कहते हैं। तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानम अभ्यासः। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके साधनों का अभ्यास करना, साधनों का अनुष्ठान करना ही अभ्यास कहलाता है। तो अभ्यास भी टेक्निकल है। अच्छा, और वैराग्य किसे कहते हैं? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य। अब देखिए, इन विषयों की परीक्षा कीजिए। संसार के जो विषय हैं ना, वैराग्य का क्या कार्य है? विषयों की ओर जाने से चित्त को रोके। अब कैसा चित्त विषयों की ओर जाने से रुकता है? वो कह रहा है कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक तो दृष्ट है, वे पदार्थ दृष्ट कहलाते हैं। दृष्ट शब्द का वैसे लिटरल मीनिंग क्या है? विजिबल, विजिबल, डायरेक्टली एक्सपीरियंसिबल। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब के सब क्या है? हम अपने सेंस ऑर्गन से इनका अनुभव रोज करते हैं। तो जो डायरेक्टली एक्सपीरियंसिबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कह देते हैं? दृष्ट विषय हैं। ये जो संसार में जितनी भी सुखमय चीजें दिखाई दे रही हैं उनको क्या कहेंगे? दृष्ट विषय। दृष्ट विषय है। जो भी ऐश्वर्य है वो दृष्ट है। अच्छा, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। जैसे यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, ये किसने कहा है हमको? वेद ने कहा है। तो ये ऐसे विषय हैं जिनके विषय में हमने सुन रखा है। उसको जो सुन रखा है या पढ़ रखा है या आप्त पुरुषों के माध्यम से हमने जान रखा है कि ऐसा भी होता है। जो अदर वर्ल्डली चीजें हैं उनको देखिए। एक बात और, एक शब्द है अनुश्रव। अनुश्रव, श्रव माने सुनना। कई बार अनुश्रव शब्द का अर्थ वेद भी होता है, जो श्रुति कहते हैं वेद को, श्रुति। तो अनुश्रव का मतलब आप समझ लीजिए वेद है। वेद से वैदिक शब्द बनता है, अनुश्रव से बनेगा आनुश्रविक। आनुश्रविक माने जो वैदिक है। तो वेद के द्वारा जिन विषयों के विषय में बताया जाता है, ऐसे विषय क्या है? जो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, पर वेद ने हमें कहा है कि यज्ञ करोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो स्वर्ग क्या है? आनुश्रविक है। शब्द है आनुश्रविक। दृष्ट विषय, कुछ विषय कैसे होते हैं? दृष्ट। कुछ विषय कैसे होते हैं? आनुश्रविक। There are two types of objects: the directly experienceable objects and the objects that are known to us from the Vedas or by reading, और जो भी कह लो। भाई आप तो पुरुष। हाँ, आप तो पुरुष। आनुश्रविका, आनुश्रविका विषय कहते हैं जिन विषयों को हम स्वतः अपनी आंखों से देखते हैं, वे दृष्ट विषय हैं। अपने ज्ञानेंद्रियों से अगर नाक से सुनते हैं वो भी दृष्ट है,
अगर स्पर्श करते हैं वो भी दृष्ट है। जो भी सेंस ऑर्गन से जिनका भोग किया जा सकता है, ऐसे विषयों को क्या कह देते हैं? दृष्ट विषय। वो क्या होते हैं? रूप, रस, गंध, गंध, स्पर्श, स्पर्श और शब्द। जो हमारे जो भोग्य जो वस्तुएं हैं वो यही 5 हैं, तो उनको दृष्ट विषय कहते हैं। और जिनके विषय में हम स्वयं अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जो वेद से या जिनको पढ़ करके, जिनको सुन करके जिन विषयों के बारे में हम जानते हैं, वे विषय क्या होते हैं? आनुषविक विषय। तो 2 तरह के विषय होगा, दृष्ट, आनुषविक विषय। इतना समझ गए? दृष्ट विषयों को हमने अच्छी तरह से देखा, भोग करके अंत में क्या पाया? कि दृष्ट विषय दुख ही देते हैं, और आनुश्रविक विषय भी हमें दुख देते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में हिंसा होती है ना, तो अंततः वह भी अशुद्धि युक्त कर्म है। कुल मिलाकर के जो भी आनुश्रविक विषय होता है, दृष्ट विषय होता है, जब हमें ये मालूम पड़ता है कि मुझे आत्म सुख देने के लिए ये दोनों विषय पर्याप्त नहीं है, उन विषयों के प्रति हमारी रुचि धीरे धीरे, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है, मैं परम आनंद की स्थिति को उपलब्ध होना चाहता हूँ, मैं आत्म साक्षात्कार की स्थिति को उपलब्ध होना चाहता हूँ, परंतु ये दोनों के दोनों जो विषय हैं, मुझे अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में किसी भी प्रकार का कोई सहायक नहीं हो सकते, बल्कि वो बाधा हो सकती है। अगर वो बाधा है तो धीरे धीरे मुझे उनके प्रति मोह मेरा भंग हो जाएगा, उनके प्रति वैराग्य हो जाएगा, मेरा अटैचमेंट डिटैचमेंट में परिवर्तित हो जाएगा, मैं इनके प्रति इंडिफरेंट एटीट्यूड डेवलप कर लूँगा, तो उसको मेरी तृष्णा इनके प्रति समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी तृष्णा। तृष्णा किसे कहते हैं? प्यास। प्यास को कहते हैं। इंटेंस डिजायर, उसको तृष्णा कहते हैं। तो वह चित्त तृष्णा युक्त हो जाता है, या वह चित्त तृष्णा से बिल्कुल दूर चला जाता है। तो आप क्या कहोगे? मेरा मन तो वितृष्ण हो गया इससे। एक वितृष्ण शब्द है ना, विगता तृष्णा यस्य, यस्मात् नहीं, यस्य, विगता तृष्णा यस्य। जिस चित्त की तृष्णा समाप्त हो गई उस चित्त को क्या कहेंगे? वितृष्णा। अब वो कह रहे हैं दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णम चित्तम तत्संजातम। कीदृशम तच्चित्तम संजातम? दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्ण हो गया वह चित्त। उस चित्त की उस एक शब्द का प्रयोग है इन्होंने किया है, कंप्लीटली मास्टर्ड डिटैचमेंट। अभी मैं कह रहा हूँ, एक तो आंशिक डिटैचमेंट हो गया और एक कंप्लीटली मास्टर्ड डिटैचमेंट हो गया। अब जो है चित्त उसकी ओर भटकेगा नहीं कभी भी, उसको वशीकार कह देते हैं। वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सूत्र को समझने के लिए मैंने इन शब्दों का थोड़ा सा परिचय दिया। पूरा सूत्र देखिए, क्या सूत्र है वैराग्य की? दृष्टानुश्रविक विषय। सूत्र से समझने का प्रयास करेंगे इस पूरे अभिप्रायार्थ को। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा, वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा, वशीकार संज्ञा। इस सूत्र की मुझे और अधिक व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी, पर मैं अब सामान्य अर्थ बता रहा हूँ। वैराग्य क्या है? किम वैराग्यम? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये जो वितृष्णस्य किसका विशेषण है? कौन वितृष्ण हुआ? चित्त। तो दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से जिसका चित्त दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से जो पूरी तरह से वितृष्ण हो चुका है, ऐसे चित्त का षष्ठी विभक्ति है ना, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य
वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस वैराग्य के दो स्तर हैं, एक पर वैराग्य और एक है अपर वैराग्य। एक पर वैराग्य है, एक अपर वैराग्य है। ये किसका वर्णन किया जा रहा है? अपर वैराग्य का, जो लोअर वैराग्य है, लोअर डिटैचमेंट एंड हायर डिटैचमेंट। तो ये लोअर डिटैचमेंट है। उस लोअर डिटैचमेंट में क्या हो जाता है, किसके प्रति हम डिटैच्ड हो जाते हैं? दृष्ट विषयों के प्रति और अनुश्रविक विषयों के प्रति। हाँ, और वह उन विषयों के प्रति पूरी तरह से हम वितृष्ण हो जाते हैं, तो उसको वशीकार संज्ञा वैराग्यम कह देते हैं। अभी इसकी चर्चा और करूंगा, अभी के लिए इतना समझ जाइए कि जो कंप्लीटली मास्टर्ड डिटैचमेंट है, किन की ओर से डिटैचमेंट? जो डायरेक्टली एक्सपीरियंसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं और जो वैदिक वेदोक्त जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रति वितृष्णा हो जाने को वैराग्य कहते हैं। ये वैराग्य का लोअर फॉर्म है। अभी चर्चा करें वशीकार संज्ञा। हाँ, वशीकार संज्ञा की अभी फिर से व्याख्या करूंगा मैं। पहले सामान्य रूप से वशीकार जो हम समझते हैं ना, वशीकार अभी इतना ही समझ लीजिए, कंप्लीटली मास्टर्ड। मैंने उसको वश कर ली, वशीकार कर लिया, तो कंप्लीटली मास्टर्ड जो वैराग्य है। फिर से मुझे बताएं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होता है? अभ्यास और वैराग्य। सूत्र बताइए। अभ्यास वैराग्यम। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अच्छा, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। अब बताइए, अभ्यास किसे कहते हैं? तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। स्थिति किसे कहते हैं? चित्तस्य आवृत्तिकस्य प्रशांतवाहिता स्थिति। उस स्थिति के लिए यत्न करना क्या कहलाता है? अभ्यास। अच्छा, वैराग्य किसे कहते हैं? दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। अच्छा, अब देखिए, एक तो दृष्ट विषयों से वैराग्य हो गया और आनुश्रविक विषयों से वैराग्य हो गया। अब आगे मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। बड़ा वैराग्य क्या होता है? ये सर, जो प्रकृति पुरुष विवेक है ना, मतलब एक ऐसा ज्ञान जो मुझे प्रकृति को और पुरुष को भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत कर देता है। यही तो ज्ञान की अंतिम स्थिति है। ज्ञान की अंतिम स्थिति क्या है? सर्वोच्च ज्ञान क्या है? जिसको विद्या कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष पृथक है, मैं अलग हूँ और ये प्रकृति अलग है, इसीलिए चित्त भी प्रकृति का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इस तरह का जब ज्ञान मुझे उपलब्ध हो जाता है, तो उस ज्ञान के पश्चात मुझे मुक्ति मिल जाती है। ये आइडिया है। आइडिया ये है कि सारे प्रयास किस लिए हैं? प्रकृति पुरुष विवेक उपलब्ध हो जाए। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान से हम यह ज्ञात करते हैं कि प्रकृति तत्व बिल्कुल भिन्न है और मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूँ। तो जो मैं चित्त के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन मैंने कर रखा था, शरीर के साथ जो मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन कर रखा था, तो शरीर कहाँ से आया हुआ है? प्रकृति से। चित्त कहाँ से आया हुआ है? प्रकृति से। मैं प्रकृति से पूरी तरह से भिन्न हूँ। जैसे ही ये ज्ञान मुझे उपलब्ध हो जाता है तो मैं मुक्त हो जाता हूँ। उसी ज्ञान के लिए सारे प्रयास हैं, परंतु वह ज्ञान अपने आप में एक बुद्धि की स्थिति है ना, और बुद्धि बिलोंग्स टू प्रकृति एस्पेक्ट। तो आप क्या देखते हो? अंत बुद्धि भी त्रिगुणमय है, सत्वगुण है। ये सात्विक बुद्धि है, परम सात्विकी बुद्धि है ये, प्रकृति पुरुष विवेक। पर चूंकि प्रकृति पुरुष विवेक भी अंततः प्रकृति का हिस्सा है, तो अगर मैं उस सत्वगुण को पकड़े रहूँगा तो मुझे कैवल्य कैसे मिलेगा? कैवल्य माने जब मैं बिल्कुल अलोन हो जाता हूँ, केवल का भाव कैसे आएगा? तो अंततः मुझे ये लगेगा है तो ये प्रकृति का ही भाग ना, इसको मैं कब तक लिए के बैठा रहूँगा? ये भी दुखदायक है मेरे लिए। तो उस तत्व ज्ञान के प्रति भी उसके अंदर धीरे धीरे एक प्रकार का वैराग्य पनप जाता है। तत्व ज्ञान के माध्यम से आपने संसार को छोड़ा, जिससे संसार को छोड़ा उसको भी छोड़ना है आप, ये आइडिया है। वो हर स्टेज पे एक एक चीज को
छोड़ना है, छोड़ते रहो। धीरे धीरे। अभी पूरा योग दर्शन यही है। तो ये ना त्यजसी तत्यज एक वाक्य है, ये ना त्यजसी, ज्ञान के माध्यम से संसार को छोड़ा और एक तत्व ज्ञान को भी छोड़ना है। तो ये न कहने लगे। त्यजसी तत्यज, जिससे त्यागते हो उसको भी, जिससे त्यागा है सब कुछ को उसको भी छोड़ना। त्याग दो। सीढ़ी चढ़ते जाओ, नीचे वाली वो पायदान तोड़ते रहो। नहीं सर, आपने तत्व शब्द को यूज किया, तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान है, तत्व माने विवेक, विवेक। विवेक है, अच्छा डिस्टिंग्विशिंग नॉलेज। जी। सो डिस्टिंग्विशिंग नॉलेज से आप प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान ही मोक्षप्रद ज्ञान है। बाद में संसार अलग हो जाता है, आपके पास क्या बना रहता है? तत्व ज्ञान प्लस आप। जी। तो अभी भी तत्व ज्ञान के साथ अटैच्ड हो ना आप। तत्व ज्ञान किसका हिस्सा है? पुरुष का। पुरुष का नहीं, तत्व ज्ञान प्रकृति प्रकृति का हिस्सा है। तो तत्व ज्ञान ऑल्सो बिलोंग्स टू दी प्रकृति पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस। कि सर वेदांत में तो तत्व ज्ञान अल्टीमेट रियलिटी है, यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी नहीं है तत्व ज्ञान। वेदांत में भी तत्व ज्ञान अल्टीमेट, तत्व से ज्ञानम, तो द्वैत है वो। ब्रह्म को ज्ञान कहेंगे फिर वो स्वरूप ज्ञान है, प्योर अवेयरनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है। तत्व ज्ञान क्या कह रहा हूं मैं? तत्व ज्ञान में तो ड्युअलिटी है, तत्व है और ज्ञान है, ड्युअलिटी है ना। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहता है कि विवेक भी एक प्रकृति से आई हुई वस्तु है। तत्व ज्ञान और विवेक एक ही बात है। तो अंततः उस तत्व ज्ञान से भी मुझे मुक्त होना है। देखिए, एक नौका का प्रयोग करते हैं ना नदी पार करने के लिए, अंत में नौका को छोड़ देते हैं ना। अगर आप कहोगे कि नौका को पकड़ करके ही मैं नदी पार करूंगा, तो पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक श्री रविशंकर बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि सारी शरीर की सफाई के लिए आप शैम्पू का प्रयोग करते हैं ना, साबुन का प्रयोग करते हैं ना। अब स्नान करने के पश्चात साबुन और शैम्पू आपने लगा लिया, फिर आप कहोगे कि इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट मेरा हो गया, भाई इसने मेरे शरीर के मैल को समाप्त किया है, तो मैं इसके साथ बना रहा हूँ, मेरी शुद्धि हो जाएगी? नहीं होगी ना। अंत में मुझे उस शैम्पू को भी धोना होगा। तो इस तरह से तत्व ज्ञान भी एक तरह से शैम्पू की तरह है, हाँ, नौका की तरह है। अंत में इसको भी ड्रॉप करना होगा फाइनल रिलीज के लिए, ये आइडिया है। तो एक शब्द का प्रयोग देखिए, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सूत्र याद होने से बहुत सुविधा हो जाती है। ये वैराग्य है। देखिए अब आगे लिखा तत्परम, तत्परम, तत् माने उसके बाद, नहीं, तत्परम उसके बियॉन्ड, मतलब तत् माने वैराग्यम। इधर देख लीजिए, तत् माने वैराग्यम, परम भवति, तो विशेषण हो गया। वह वैराग्य पर हो जाता है, माने पर वैराग्य, वो बड़ा वैराग्य, वह बड़ा होता है। कौन सा बड़ा होता है? वैराग्य जो पुरुष ख्याते है। क्या है? पुरुष पुरुष ख्याते है, ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। अब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति जब चित्त वितृष्ण हो जाता है तो उस चित्त को कैसा वैराग्य उपलब्ध हो जाता है? जो वैराग्य उपलब्ध होता है उसको वशीकार संज्ञा वैराग्य कहते हैं। ये वैराग्य लोअर कैटेगरी का वैराग्य है। हायर कैटेगरी का वैराग्य क्या है? पुरुष ख्याते है। अब देखिए, ये पुरुष ख्याति क्या है? वास्तव में पुरुष ख्याति का अर्थ है पुरुष का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान जो करा दे, उस फैकल्टी ऑफ नॉलेज को। हाँ, पुरुष ख्याति एक शब्द है। पुरुष ख्याति का मतलब पुरुष का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। पुरुष ख्याति माने ज्ञान, तो पुरुष ख्याति माने आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान। अब
पुरुष ख्याति शब्द देखिए, हरि शब्द है ना, मति शब्द है, इसका षष्ठी का एक वचन क्या बनेगा? मते है। हाँ तो मैडम क्या बनेगा? पुरुष ख्याते है। विसर्ग पूरा हो गया। हाँ पुरुष ख्याते है था ना, पंचमी का, पंचमी और षष्ठी तो एक ही है ना। तो पुरुष ख्याति शब्द, ख्याति का मतलब नॉलेज, तो नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द सेल्फ कौन कराता है? विवेक। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। अगर इसका ज्ञान हो जाए तो मुझे प्रकृति का भी बोध हो गया और पुरुष का भी बोध हो गया। इस बोध को देने वाला, जो देने वाली बुद्धि है वो क्या है? उसको 3-4 शब्दों से कहते हैं, उसको विवेक भी कह देते हैं। विवेक शब्द का अर्थ क्या है लिटरली? जो डिस्टिंग्विश कर सकता है। हाँ, एक धातु है सर, विचलरी पृथक भावे, पृथक भावे जो पृथक करके दिखा दे। नीर क्षीर विवेक कह देते हैं। नीर किसे कहते हैं? पानी। और क्षीर दूध। उनको अलग अलग करके जो बताने की शक्ति जिसको होते हैं, नीर क्षीर विवेक है वो। तो इससे विवेक बना है, इसीलिए स्वामी जी को विवेकानंद नाम दिया गया था। विवेक, विवेक माने डिस्टिंग्विशिंग नॉलेज। क्या लिखा है? पृथक भावे, पृथक भाव। विचलरी पृथक भावे, विच धातु है, विच धातु से को ग हो गया पृथक। हाँ, विच धातु से। तो ये जो पुरुष ख्याति है ना सर, इसको कई बार कह देते हैं विवेक, कई बार कह देते हैं, कई बार इसको सत्व पुरुष अन्यता ख्याति कह देते हैं। कई बार सत्व माने चित्त, पुरुष अन्यता माने अन्य प्रकार से, अन्यता माने डिफरेंस, ख्याति, पुरुष, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति कह देते हैं इसको पुरुष ख्याति भी कह देते हैं, इसको पुरुष ख्याति भी कह देते हैं। अर्थात आत्मा का ज्ञान देने वाली जो बुद्धि की स्थिति है उसको पुरुष ख्याति कह देते हैं। अब कोई भी ख्याति, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, ये सब के सब ख्याति किससे बनी हुई है? माइंड में है ना। तो ये गुण से बना है कि नहीं है? सत्व गुण से बना है। कोई भी ज्ञान है ना, ज्ञान प्रकाश, प्रकाश किससे होता है? सत्व गुण का कार्य है। सत्व रजस तमस। जब बुद्धि परम सात्विक हो जाती है तो उस अवस्था में मुझे कौन सी बुद्धि उपलब्ध होती है? पुरुष ख्याति। परंतु पुरुष ख्याति को भी अच्छी तरह से जब मैं उसका अध्ययन करता हूँ तो क्या पाता हूँ? दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्रकृति एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, दिस डज नॉट बिलोंग टू मी। तो उस पुरुष ख्याति के प्रति भी, गुणमात्र के प्रति उसके अंदर वैतृष्ण्य हो गया था, गुणमात्र के प्रति उसके अंदर वैतृष्ण्य उत्पन्न हो गया था। ये भी गुण ही है, इसलिए इसके प्रति भी उसके अंदर अगर वैराग्य पनप जाए, उस वैराग्य को पर वैराग्य कहते हैं। पर वैराग्य। देखिए एक शब्द है गुण वैतृष्ण्यम। वैतृष्ण्य किसे कहते हैं? वितृष्णा का भाव। गुणों के प्रति वितृष्णा के भाव के कारण पुरुष ख्याति से भी अगर वैराग्य हो जाए, पुरुष ख्याति से भी वितृष्ण हो जाए चित्त, उस स्थिति को क्या कह देते हैं? पर वैराग्य। एक वाक्य मैंने लिख के लाया हूँ। प्रारंभ से लेकर विवेक ख्याति पर्यंत, ठीक है, प्रारंभ से लेकर विवेक ख्याति पर्यंत के विषयों के प्रति वैराग्य। प्रारंभ से लेकर के विवेक ख्याति जब तक उदित ना हो जाए, इस बीच में जितने भी पदार्थ मेरे सामने आते हैं उन पदार्थों के प्रति अगर डिटैचमेंट हो जाए तो उसको क्या कह देते हैं? अपर वैराग्य। और विवेक ख्याति के प्रति वैराग्य हो जाए तो उसको क्या कह देते हैं? पर वैराग्य। वो वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य है, अपर वैराग्य है। हाँ, वशीकार। अभी उसमें भी 3-4 शब्द आते हैं। वशीकार संज्ञा के लिए 4-5 और शब्द हैं। ये 14वां देख रहे ये सतु दीर्घकालीन। हाँ, अभी मैंने व्याख्या नहीं किया, पहले मैं सामान्य रूप से
अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, इसको बता दूँ। अभी ये अभ्यास की परिभाषा देने वाला नहीं है। अब तो अभ्यास की परिभाषा बताई मैंने। फिर से देखिए, अभ्यास किसे कहते हैं? तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। तत्र माने कुत्र? अभ्यास वैराग्ययोः मध्ये। कः अभ्यासः? स्थितौ यत्नः अभ्यासः। स्थिति में यत्न करना अभ्यास कहलाता है। स्थिति किसे कहते हैं? वृत्तिहीन चित्त का प्रशांत वाहित हो जाना, उसको क्या कहते हैं? स्थिति कहते हैं। उस स्थिति के लिए साधनों का अनुष्ठान करना, ये अभ्यास कहलाता है। वैराग्य किसे कहते हैं? जितने भी दृष्ट विषय हैं और जितने भी अनुश्रविक विषय हैं उनके प्रति वितृष्णा हो जाना, वो वैराग्य है। अच्छा, इस वैराग्य के कितने रूप हैं? दो। अब ये जो वैराग्य है लोअर रूप, अपर वैराग्य था। हायर वैराग्य में क्या होता है? किसके प्रति वैराग्य हो रहा है? पुरुष क्या विवेक के प्रति, ज्ञान के प्रति। विवेक की आती है। जो बिल्कुल हाईएस्ट चीज है उसके प्रति भी आप उसको, वो भी नहीं चाहिए आपको, तो आपका वैराग्य तो बिल्कुल प्रकृष्ट है ना। ये तो उसको कहते हैं तत्परम गुण वैतृष्ण्यम। एक सूत्र जो सर कह रहे हैं, ये जो अभ्यास है उसकी परिभाषा दी गई, तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। अब यह अभ्यास दृढ़ भूमि कब होता है? दृढ़ भूमि कितना सरल शब्द है, इसकी अंग्रेजी है सर फॉर्मली ग्राउंडेड। इसका सिंपल अर्थ है कि बिल्कुल मजबूती के साथ अवस्थित हो जाता है, तो उसको दृढ़ भूमि वैराग्य कहते हैं। कब होता है ये? दीर्घ काल तक अभ्यास करते रहे, दीर्घ काल। उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। अब देखें, स माने सा, बताएं आप लोग। सा माने वह, तू माने वह, तो दीर्घ काल। दीर्घ काल का अर्थ क्या होता है? फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दीर्घ काल। और एक शब्द है नैरंतर्य, निरंतर, नैरंतर्य, विदाउट एनी गैप। और सत्कार, सत्कार। अब अंत में एक शब्द है आसेवितः, संस्कारा सेवितः। आसेवितो दृढ़ भूमि। अच्छा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। स तु दृढ़ भूमि, क्या अर्थ है? वह दृढ़ भूमि वाला हो जाता है। कब? जब उसका आसेवन, आसेवित होता है। आसेवित माने प्रैक्टिस, सेवन किया गया, कंडक्टेड। हाँ, when अभ्यास is conducted for a longer period of time एंड निरंतर और without any gap, और सत्कार, कंप्लीट डिवोशन के साथ। मैंने सुना है सर, मैंने सुना है जो आप व्यायाम करते हैं ना, उसमें दीर्घ काल तक आवश्यक है कि नहीं? निरंतरता भी होनी चाहिए। आप 5 साल से व्यायाम कर रहे हैं और 5-5 दिन का गैप लेके कर रहे हैं, तो फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। और ये सत्कार वाला एस्पेक्ट जो है ना, क्या है कि आपका डिवोशन है कि नहीं। एक्सरसाइज में भी बताते हैं किसान उतना ही काम करता है, अल्टीमेटली उसका एक्सरसाइज उससे भी ज़्यादा हो जाता है, परंतु एक्सरसाइज के रूप में उसको लेता नहीं है, वो उसका डिवोशन नहीं है, इसीलिए उसका स्वास्थ्य उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से सलमान खान का होता है। लोग कहते हैं आपका माइंड भी होना चाहिए उसमें सत्कार। अभी इसमें लिखा है कि सत्कार का टेक्निकल मतलब क्या है। तप है, ब्रह्मचर्य है, श्रद्धा है, विद्या है, इस सब को उन्होंने सत्कार के रूप में ग्रहण किया है। तो जो वह वैराग्य दृढ़ भूमि वाला हो जाता है, जो दीर्घ काल तक आसेवित होता है और निरंतरता के साथ आसेवित होता है और सत्कार के साथ आसेवित होता है। इतना हमने देख लिया ना। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितः दृढ़ भूमि।
तो 3-4 सूत्र जो अभी मैंने कराए, अब 3-4 मिनट और है तो मैं इसको आगे का प्रोग्राम बता देता हूँ। मेरे साथ बोले, अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् प्रमाण विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। 5 वृत्तियों का परिगणन हो गया। उसके बाद नेचुरली कौन सा सूत्र आना चाहिए? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्काल सेवितः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परम अब 2-3 शब्द लिख करके मैं देखिए, संप्रज्ञात समाधि है ना। पहले तो आपने ये देखा समाधि के कितने प्रकार हैं, मतलब योग के 2 समाधि के 5 अब फिर से बताएं, समाधि के कितने प्रकार हैं? 2 ना, सारी समाधियां। हाँ, योग 2 है। 5 समाधि। देखिए समाधि क्या है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। देखिए क्षिप्त, अच्छा शिफ्ट भूमिकः समाधि, ठीक है ना। समाधि तो सभी हैं, जहाँ चित्त तनिक देर को भी रुक जाए वो भी समाधि है। अच्छा, मूढ़ भूमिका समाधि है ना। विक्षिप्त भूमिकः समाधि, समाधि, ये सब समाधि तो हैं, परंतु फिर से देखिए अब यहाँ एकाग्र भूमिकः समाधि, समाधि, एकाग्र भूमिकः। विद्यार्थी इसमें बहुत दिनों तक भ्रम करते रहते। समाधि, निरुद्ध समाधि है, और निरुद्ध भूमिकः समाधि। सारी समाधियां हैं, क्यों? क्योंकि सभी में किसी न किसी फॉर्म में चित्त का रुकना होता है, परंतु वास्तविक रुकना तो यहाँ होता है। इसलिए ये दोनों क्या है? योग है। इनमें से ये क्या है? संप्रज्ञात योग है। इस चार्ट को थोड़ा सा स्मरण में रखिएगा। अच्छा, और ये क्या है? असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात योग है। असंप्रज्ञात योग। अब देखिए, इस संप्रज्ञात योग के अभी 4 स्तर है। वितर्कानुगत, ये याद करके आ जाएंगे। वितर्कानुगत, ये किसके बता रहे हैं? ये जो संप्रज्ञात योग है ना मैडम, संप्रज्ञात योग की जो उसके 4 है। वितर्कानुगत और 4 स्टेजेस हैं सर इसकी। हाँ 4, एक्चुअली 4 किस लिए हैं? 4 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान को, मन को केंद्रित किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है इस पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट अगर स्थूल है तो वितर्कानुगत है,
स्थूल विषय पर ध्यान केंद्रित करना सरल होता है ना अपेक्षाकृत। एक तो है ये वृक्ष पर ध्यान केंद्रित, मनस को केंद्रित कर दीजिए। अब मैं कहूँ ये वृक्ष जिन तत्वों से बना हुआ है उन तत्वों पर ध्यान को केंद्रित कर दीजिए। तो एक जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं ना मैडम, उसको विचार कहते हैं, और जो स्थूल वस्तुएं हैं उनको वितर्क कहते हैं। अभी इतना समझ लें। तो विचार एक है वितर्कानुगत और एक है विचारानुगत और एक है आनंदानुगत। और एक है अस्मितानुगत। अच्छा तो ये होता, मैं ऐसे लिखता, ये देखिए जब हम हायर उसमें जाते हैं ना, सबसे पहले वितर्क है, वितर्क को यहाँ नीचे लिखिए। पहले वितर्कानुगत समाधि है, जब हायर में जाते हैं विचारानुगत, फिर क्या है आनंदानुगत, फिर क्या है अस्मितानुगत। अब हम अध्यात्म मार्ग के सोपान पर ऊपर जाते जा रहे हैं। हम प्रकृति के ग्रॉस एलिमेंट्स को, ग्रॉस फॉर्म्स को छोड़ करके सूक्ष्म तक जा रहे हैं। तो वितर्क का संसार के ऑब्जेक्ट्स, उस पर मनस को पहले अभ्यास तो वहीं से करूंगा ना। तो वितर्कानुगत समाधि है, फिर विचारानुगत समाधि है, फिर आनंदानुगत समाधि है, और अंतिम क्या है अस्मि कौन है मैं। तो मैं अपने मन को अपनी ओर लगा लूँ, वहाँ भी डुअलिटी है, वो असंप्रज्ञात नहीं है। आई बिकम द कंटेंट ऑफ माय नॉलेज, और ये कंटेंटलेस नॉलेज है असंप्रज्ञात समाधि। हाँ कंटेंट भले ही मैं हूँ तब भी वो द्वैत की स्थिति है। तो ये अस्मितानुगत समाधि है। अब इस समाधि के पश्चात यहाँ विवेक ख्याति बुद्धि उपलब्ध उदित हो जाती है, क्योंकि आप अपने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। संसार को देख लिया, फिर अपने को भी देखा, बिल्कुल भिन्न भिन्न पाया ना। तो अस्मितानुगत समाधि के बाद इसमें और कुछ स्टेजेज हैं। विवेक ख्याति उदित होती है, और वो विवेक ख्याति जब उदित होती है तो मैं धीरे धीरे किसकी ओर अग्रसर होता हूँ, असंप्रज्ञात समाधि की ओर अग्रसर होता हूँ। तो असंप्रज्ञात समाधि, इस असंप्रज्ञात समाधि के दो स्तर हैं, ऊपर लिखना चाहिए था। असंप्रज्ञात समाधि के दो स्तर हैं, क्या है देखिए। एक है भव प्रत्यय, इन शब्दों से परिचित हो लेते हैं। भव प्रत्यय। दूसरा है उपाय प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। ठीक है, आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। पर आप देख लें कि समाधि किसे कहते हैं। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। समाधि के कितने प्रकार हैं? दो। क्या क्या? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि के कितने स्तर हैं? चार। क्या क्या समाधि? और असंप्रज्ञात समाधि के भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय। भव किसे कहते हैं? जन्म को। जन्म को भी कहते हैं, संसार को भी कहते हैं भव। और उपाय जानते हैं, कुछ लोगों को असंप्रज्ञात समाधि उपलब्ध होती है बाय बर्थ। केवल उनको जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेते ही उनको बिना किसी उपाय के पर वो पहले कर चुके हैं ना काम। हाँ, के लिए। हाँ, अभी उसकी बाद में डेफिनेशन आएगा। कैसे लोगों को केवल जन्म में आते ही ये असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति उपलब्ध होती है। जैसे शंकराचार्य जी को भी शायद। शंकराचार्य का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दूसरा है, कुछ लोग बहुत लंबे काल के लिए प्रकृति में अपने आप को लीन कर गए थे पिछले जन्म में। कुछ लोग विदेह हो जाते हैं और सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और कुछ लोग प्रकृति में लीन रहते हैं। शब्द आएगा विदेह प्रकृति लयानाम भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम। उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। वो उपाय किसे कहते हैं? जिसको हम प्लान कर सकते हैं, जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। एक तो ये है कि अर्न्ड है ये, और वो सहज है। सहज को क्या कहेंगे सर? एक तो अर्न्ड है और एक बाई बर्थ जो है।
तो उसको एक अर्नड है और एक इनबिल्ट है। पर सर वो भी तो उन्होंने पिछले जन्म में बिल्ड करी है ना, तभी तो उन्हें सहज मिल गई ना। हाँ, चिंता मत करो। वास्तव में और इतने काम तो करके आए हैं। देखिए एक श्लोक है, सभी याद है ये। उन पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवमिति उच्यते। दैव क्या है, भाग्य क्या है? पूर्व जन्म का कर्म ही इस समय भाग्य के रूप में दिखाई देता है, तो अर्न तो करना पड़ेगा। हाँ? परंतु यहाँ डिफरेंस ये कह रहे हैं, कभी कभी मोटी टाइम की ठीक हो जाता है भाग्य। कुछ नहीं होता। क्या ठीक हो जाता है? तो स्पिरिचुअल एरेना में भी वही होता है, वहाँ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये समाधि के रूप है, फिर इन समाधियों के भी कुछ कुछ भेद हो जाते हैं। यही समाधि पाद का कंटेंट है। सर आप असाइनमेंट नहीं के टेस्ट यही टेस्ट है या चर्चा हो जाएगी। एक तो सूत्र ही याद कर लें, ये भी आधा तो टेस्ट में पास हो गए। तो सर टेस्ट टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट लेके सर टेस्ट पर असाइनमेंट नहीं। ऐसा करिएगा अंत में ना सूत्र सबको याद हो जाए। अब मैं यहाँ इतना रिपीट करूंगा कि याद हो जाता है बस। ठीक है, टेस्ट लेंगे इस बार, रिटर्न में टेस्ट होगा। टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट ही रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छी क्लास करते सर आज तो गिलहरी भी आई थी पढ़ने। राम जी की गिलहरी। रेखा जी ने तो बहुत अच्छा पढ़ रखा है, इनका छूटा आपको हुआ पता है ना वो गिलहरी में 3 लाइनें क्यों होती हैं? राम जी ने इसको प्रयास किया था राम जी गिलहरी। ने इसमें किया था इसको। रेखा जी ने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, इन्होंने स्कूल में जाके इनको टाइम नहीं मिलता। बहुत अच्छा न्याय भाई। तो वो सर जी जैसे पढ़ाए तो वो गिलहरी सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि सब आ गए सुनने। लगता मैंने नहीं आया। अच्छा वो है क्या, वो चले गए लोग सर सर आपको अब आते हैं सर मंडे को। मैं मंडे को आते हैं ना, मैं भी आती हूँ। सोमवार आती हूँ, मंगलवार की आती हूँ। वो आते हैं वो वाला बुक मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका व्याकरण वाला। कौन सी जो नंबर 1 वाला ना, बाग पार्ट 1 वाला। वो एक बार कह रहे थे ना कि इस हफ्ते मैं एक हफ्ते देख कर आ जाती हूँ, अगली बार दे दूँगी, उसके बाद आएगी। देखूँगी दूसरा ले आऊँगी, देखूँगी क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी लेती रहती हूँ ना। तो कहाँ उसमें से कर मुझे ना उसमें से पढ़ने से और क्लियर हो जाता है एकदम। मतलब यहाँ आपको सुनाते हैं